अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और अल्लाह पाक जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ मुल्कों में हो चुका है, कुछ मुल्कों में सुबह हो जाएगा। तो अल्लाह पाक पहले 2 अशरों का जैसे पता नहीं लगा, ये अशरे का भी पता नहीं लगेगा। अल्लाह पाक हमारी इबादत, रोज़े कबूल फ़रमाए। मुसलमानों पर जिस वक़्त जो मुसीबतें हैं, उनको अल्लाह पाक दूर फ़रमाए। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके भी साथ हैं, मुसलमानों के साथ भी हैं, पूरी इंसानियत के साथ भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इज़हार करें। कदी-कदी बंदा अलार्म लाना भुल जावे ना, ते इंज सौंदा है जिवें उठना ही मतलब ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ नहीं ਹੈਗਾ। है भी कोई नहीं, कोई रूटीन भी कोई नहीं, रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ-ਵਿਹਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। तो मैं भी आज अलार्म लगा के बगैर सो गया हूँ और कुछ 4-5 घंटे लेट उठा हूँ रूटीन से। 9 बजे उठना होता है तो 1 बजे जाके उठ रहे हैं, 1:30 बजे। एनी हाउ इसीलिए वी लोग भी लेट है। खैर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मुल्क की तलाश मौके की तलाश में रहते हैं। ईरान-इसराइल जंग को भी उन्होंने बतौर मौका पूरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो कि अब भी उनकी मुसलसल कोशिश है। जैसे ही खामनेई की शहादत हुई, दुनिया समेत खित्ते में ईरान से बाहर कोई भी पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में कुछ अनासर इस ताक में थे, उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत कराची, लाहौर और गिलगित में इंतशार फैलाया। गिलगित में चूँकि भारतीय मुदाखलत पाई जाती है, इसलिए ख़ास तौर पर फ़ौजी जो तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया। इस सारे मामले में आपको पीटीआई मुतहर्रिक नज़र आएगी। गिलगित में भी पीटीआई का अमल दखल 100% साबितशुदा है। इससे कबल खामनेई की शहादत के फ़ौरी बाद पीटीआई ने इन तमाम फ़िरका वाराना ज़हर की आप प्यारी सोशल मीडिया की बल्कि वही पैटर्न इस्तेमाल किया गया जो 9 मई से कबल किया गया। सोशल मीडिया पर ज़हन साज़ी और ज़हर साज़ी का नुकसान ये हुआ कि गिलगित गिलगित में ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत 2 फ़ौजी जवानों को ज़िंदा जला दिया गया। अगर आप कड़ियाँ मिलाएँ तो ये फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का पैटर्न, ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ़ पीटीआई का है और ये इनका ही तजर्बा है कि ये फ़ौजी छानियों पर और फ़ौजी अमलाक पर हमला करते हैं और आग लगाते हैं। ये मौका भी पूरी तरह इस्तेमाल न किया जा सका तो अब पीटीआई नादीदा कुव्वतें जो बैरून मुल्क बैठी हैं, वो दोबारा इस किस्म की कोशिश कर रही हैं। इस बार फ़िरका वाराना फ़सादात को हवा देने की पूरी शिद्दत से कोशिश हो रही है। इस मकसद के लिए ये मशकूक और पुरसरार सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। अचानक सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ट्विटर पर लाखों नए ट्विटर अकाउंट वजूद में आए हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन अकाउंट्स को पीटीआई फॉलो करती है। इन अकाउंट्स की पहचान वही है जो मार्का हक के दौरान सरगर्म हुए थे। ये ट्विटर अकाउंट्स फ़िरका वाराना गुफ्तगू करते हैं, लोगों को उभारते हैं, नफ़रत अमेज़ तबसरे करते हैं और मासूम लोगों को बेनामी अकाउंट से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये अकाउंट एक फ़िरका के हामिल अफ़राद की पोस्ट पर जाकर इसके खिलाफ तबसरा करते हैं और खुद को दूसरे महसूस फ़िरका का ज़ाहिर करते हैं और पोल का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान जब ईरान-इसराइल जंग का हिस्सा नहीं बना, पूरी दुनिया में कामयाब डिप्लोमेसी लेकर चल रहा है, तो इस तरीके से पाकिस्तान को अंदर से ही फ़िरका वाराना जंग में धकेलने की भरपूर कोशिश की गई है। हमें इस तमाम सूरत-ए-हाल में इंतहाई मुहतात रहना होगा, कान खुले रखने होंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए दुश्मन ने पाकिस्तान पर एक साइबर जंग मुसल्लत की है, जिसका हमें अक्ल और फ़हम से मुकाबला करना है। अब देखिए कि कैसे-कैसे देखिए असल में पता है क्या है, इसके पीछे जो है ना भारत और उसके जो एजेंट है ना वो हैं। तो जब भारत और उसके एजेंट पीछे होंगे, तो वो हर तरफ से इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होगा, जो वो कर रहे होते हैं, उसमें नाकाम हो या कामयाब हो वो अलहदा बात है। लेकिन ज़हन साज़ी, मासूम लोगों अब देखिए ना, ये जो 9 मई वाला पैटर्न है, ये इस दफ़ा वही पैटर्न हालाँकि इसका कोई जवाब नहीं बनता, तुक ही नहीं बनता। ख़ामनेई की शहादत पर जितने ईरान के मुसलमान दुखी हैं, उतने ही पाकिस्तान के मुसलमान दुखी हैं। लेकिन क्योंकि ये हादसा ईरान में हुआ है, अब इस हादसे का पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की अमलाक से, रियासत पाकिस्तान का ताल्लुक क्या बनता है? क्या उनकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान या अफ़वाज पाकिस्तान की थी? अगर नहीं थी, तो जिनकी ज़िम्मेदारी थी और फिर इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी जगह पे, ईरान में इवन जो है किसी किस्म के कोई इस किस्म के वो मुज़ाहरे नहीं हुए जो कि पाकिस्तान में हुए हैं। तो इसके पीछे फिर साफ नज़र आता है कि कौन बेगैरती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मौजूदा बहरान और महँगाई में हुकूमत अवाम का ख़्याल नहीं रख रही। उन्हें ख़्याल है, वो इक़दामात भी कर रहे हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा कि अपना वोट बैंक ही खत्म कर दे? इंसार बासी ने रिपोर्ट किया है, बताया जाता है कि हुकूमत का अगला बोझ अवाम पर नहीं डालना चाहती। एक सरकारी ज़रिए के मुताबिक हुकूमत इस अमर पर गौर कर रही है, अगर अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खित्ते में पूरी तरह ये तनाज़े के बायस आलमी
सतह पर तेल की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़ा कैसे रोका जा सकता है? वज़ीर-ए-आज़म ने कल ख़िताब में कहा कि अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हुकूमत कोशिश करेगी कि इसका बोझ अवाम पर ना पड़े। इस सिलसिला में राब्ता करने पर एक बाख़बर सरकारी ज़रिए ने बताया, हुकूमत इस इम्कान का जायज़ा ले रही है कि आलमी सतह पर तेल के बिल में मज़ीद इज़ाफ़े का कुछ हिस्सा खुद हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ताकि सारा बोझ सार्फ़िन पर ना पड़े। इनके मुताबिक ये इम्कान ये है कि अगर बैनुल-अक़वामी कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं, तो वफ़ाकी तरक्याती बजट के एक हिस्से को तेल की दरामद के इज़ाफ़ी अख़राजात जो है वो उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत के अपने जो बजट हैं, जो तरक्याती काम के लिए हैं, उसको इस तनाज़ुर में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है, अगर खुदा ना करे मज़ीद कीमतें बढ़ती हैं तो। इस इक़दाम से पहले ऐसे वक़्त में अंदरूनी मुल्क में ईंधन की कीमतों में दबाव कम करने में मदद मिल सकती है, जबकि महँगाई का दबाव पहले ही बुलंद सतह पर है। एक और तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से राब्ता करके पेट्रोलियम से मुतल्लक टैक्स, ख़ुसूसन पेट्रोलियम लेवी और ईंधन पर आए दीगर मुफ़्सलात के हवाले से लचक हासिल करने की दरख्वास्त की जाए। हुकूमती मशावरत से वाक़िफ़ ज़रिए ने बताया कि हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है कि तेल की कीमतों में मौजूदा इज़ाफ़ी जंग की वजह से हुआ है, पाकिस्तान के इख्तियार से बाहर है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर टैक्सों में कुछ रिलीफ़ न मिला, तो आलमी तेल की कीमतों का पूरा बोझ सार्फ़िन पर मुंतकिल करना पड़ेगा, जिससे पेट्रोल की कीमतें गैर मामूली सतह तक जा सकती हैं। इनका कहना था कि ये सूरत-ए-हाल महँगाई की एक नई लहर को जन्म दे सकती है। ट्रांसपोर्ट से लेकर पैदावार के अखराजात में इज़ाफ़ा कर सकती है। इससे पहले ही कमज़ोर मईशत पर मज़ीद दबाव आया हुआ है और मज़ीद दबाव आने के चांस है। पॉलिसी साज़ों को ख़ास तौर पर इस बात पर तफ्तीश है कि ईंधन की कीमतों में शदीद इज़ाफ़े में ज़रूरी अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमत में सिलसिलावार असरात मुरतब होंगे और मुआशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है। देखिए, ये एक हकीकत है, ये किसी एक मुल्क की नहीं है। मैंने कल रात को आपको बताया था कि हॉलैंड में भी तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा जो है वो सुनने में आ रहा है। अभी बाहर निकलेंगे तो देखेंगे। कल हमने गाड़ी का एक टैंक फुल करवाया था, एक दोस्त साथ थे, हमने उनका टैंक फुल करवाया और देखते हैं कि आज वही कीमत है या उस कीमत से ज़्यादा पेट्रोल मिला है। अब ये बाहर जाके पता लगेगा। लेकिन इससे पूरी दुनिया अफ़ेक्टेड है। जापान से लेकर, अमेरिका से लेके, कनाडा से लेकर। हाँ, यहाँ पर ये अलहदा बात है कि जो यूथिये हैं वो मुझे समझ से बाहर नज़र आ रही है उनकी। मतलब वो मुझे नज़र उनको समझाना नामुमकिन भी है और मुमकिन इसलिए नहीं है कि वो इमरान खान साहब के आने की सूरत में तो 1000 और ₹500 लीटर पेट्रोल डलवाने को तैयार थे। तो क्या मुल्क की खातिर ₹50 ढज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते? कोई एक ऐसे इंसान के लिए जिसने इस मुल्क को बिल्कुल तबाह करने के लिए छोड़ा, बल्कि जाने से पहले कहा गया कि 2 ढाई 3 हफ्ते बाद मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। उसके लिए तो ये 1000-500 का पेट्रोल पर लीटर डलवाने के लिए यूथ ये बिल्कुल तैयार थे, कौम यूथ बिल्कुल तैयार थी। तो क्या मुल्क के लिए एक तरफ ₹1000 का डलवाना था और एक तरफ सिर्फ ₹50 ज़्यादा हुआ है, तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? और दूसरी तरफ आप हमें ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ जंग लगा दें, ईरान के साथ खड़े होकर अमेरिका के साथ जंग लगा दें और अपनी तोपों का रुख जो है वो अमेरिका की तरफ कर लें और अमेरिका को मतलब कि सबक सिखा दें। और फिर क्या उस सूरत में जो पेट्रोल की कीमत ₹1000 होगी वो आप बर्दाश्त कर लेंगे? फिर आपने कहना कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ पंगा क्यों लिया? क्योंकि ये तो जंग ही थी, ये जंग हमारी नहीं थी, क्योंकि आपने हर जगह पे यही कुछ करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखें, क्या आपने ये फ़र्क महसूस किया? भारत और पाक-भारत जंग के दौरान इस मुल्क की अपोज़िशन, जिसमें इस मुल्क के बड़े-बड़े जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर थे, जो अपने ज़माने में वज़ीर रह चुके हैं, बड़ा असर-रसूख रखते थे, उनके बयानात आपको याद है कि पाकिस्तानी टैंकों में तो तेल ही खत्म हो गया है, ये तो लड़ने के काबिल ही नहीं है। फिर आपको ये याद है कि इन्होंने तो बहुत सारे अपने हथियार जो है अज़रबैजान और दूसरे मुल्कों को भेज दिए हैं, इनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। फिर हलीमा खान साहिबा का बयान याद है कि ये सब टोपी ड्रामा है, मोदी और नवाज़ शरीफ जो है ये मिलकर एक ड्रामा कर रहे हैं ताकि कौम की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें। इस किस्म का आपको रवैया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वो जमातें जिनको उस वक़्त बड़ी तकलीफ हो रही थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को जवाब क्यों दे रहा है, क्यों हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखा रहा है, वो बड़े सामने आए थे। फिर सोशल मीडिया का उस दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया का जो रवैया था वो भी आपने देखा होगा। लेकिन इसके बरअक्स क्या आपने ईरान में इस वक़्त जो जंग लगी हुई है, किसी ईरानी लीडर का, किसी ईरानी पार्टी का, किसी ईरानी वर्कर का, किसी आम इंसान शहरी का अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी हुकूमत की फौज के खिलाफ, पासदारान इनकलाब के खिलाफ, खामना-ई के खिलाफ या किसी दूसरे के खिलाफ इस किस्म का रवैया देखा है? नहीं देखा होगा। बहसीयत कौम, पूरी की पूरी ईरानी कौम जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए सड़कों पर है। ज़रा परवाह नहीं कर रही, तबाह-ओ-बर्बाद अगर अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हिम्मत और हौसले से उसका मुकाबला कर रहे हैं। और हर रात को आप सुनते हैं कि उन्होंने जो ईरान है उसने हमला किया है अमेरिका के पाले हुए बच्चे पर।
اور حملہ کر کے ہر رات آپ سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں امریکی فوجی بیٹھے ہوئے وہاں وہاں بھی حملہ کر رہا ہے، لیکن آپ کو کسی جگہ پہ ان کی اپوزیشن، ان کی عوام میں وہ رویہ نہیں پایا جاتا جو ماشاءاللہ لاڈلی قوم پاکستان کے ایک طبقہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے 30 سال کی محنت سے تیار کیا تھا، وہ جس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں. تو بحیثیت قوم اگر سیکھنا ہے پاکستانیوں نے تو ایران سے سیکھیں کہ مشکل وقت میں اپنی حکومت، اپنی اسٹیٹ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. آپسی اختلافات وقتی طور پہ بھلا دیے جاتے ہیں اور ایک قوم بن کر کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یوتھیے اللہ معاف کرے، ان کو موقع ملا تو انہوں نے پھر گلگت بلتستان میں وہاں پر جو فوجی تنصیبات ہے اس میں آگ لگا دی، اور ساتھ میں وہاں پر زندہ ہمارے جوان بہادر فوجی جلا دیے. یہ فرق ہے، یہ رویہ ہے قوموں میں، پھر قومیں وہ ترقی کرتی ہیں. اب دیکھیں 40 سال سے ایران لڑ رہا ہے امریکہ کے خلاف، 40 سال سے. آپ یہاں پہ 10 دن نکال کے دکھائیں، بلکہ آپ لڑنے جاتے ہیں بھارت سے تو آپ کے اندر اٹھ کے آ کے آپ کو مطلب آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب کو ترقیاتی تعمیراتی سائٹ میں بدل دیا. پنجاب کے شہروں میں دیہات تک کا جدرین جو ہے نظام لے کے آ رہی ہیں. جہاں کبھی محرومیت تھی وہاں اب ترقی ہوگی. پنجاب کے دیہات مثالی گاؤں میں بدلنے لگے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں سہولتوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک قائم ہو گیا ہے. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام 517 ارب کے ترقیاتی منصوبوں سے پنجاب میں یکساں ترقی کا نیا باب کھل گیا ہے. بارش میں ڈوبتے شہر ماضی بن گئے، اور پنجاب میں 380 واٹر سٹوریج ٹینکس تعمیر ہوں گے. سیوریج نظام میں تری ہی اپ گریڈ ہوگی. پنجاب میں 100 سال تک چلنے والی ایچ ڈی پائپ لائن بچھائی جائے گی، اور پنجاب کے مختلف شہروں میں جدید ویسٹمنٹ واٹر مینجمنٹ کے پلانٹ قائم کیے جائیں گے. دیہات کو مثالی گاؤں میں تبدیل کرنے سے دیہی علاقوں کی زندگیوں میں واضح اور مثبت تبدیلیاں ہوں گی. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں شفاف اینڈ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے 13 ارب روپے کی ریکارڈ بچت ہوگی. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 6,000 کلومیٹر سے زائد سیوریج لائن اور 189 کلومیٹر مضبوط واٹر ڈرین بنے گی، اور پی ایچ ڈی میں 83 ڈسپوزیبل اسٹیشن اور 9 انڈر گراؤنڈ واٹر سٹور جو ہیں ٹینک وہ بھی بنائے جائیں گے. انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنانے سے بارش کے پانی کو محفوظ کرنا بھی ممکن ہوگا. پنجاب کے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر علاقے میں بہترین زندگی کا. اب دیکھیں یورپ میں کیا ہے، اگر آپ کبھی یورپ آئے ہو تو یورپ کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ان کے ٹاؤن، اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ تمام سہولتیں ملتی ہیں جس سہولتوں کا ذکر مریم نواز کرنے جا رہی ہے. کہ ہر گاؤں کا ایک اپنا نظام ہوگا، پانی کا ایک نظام ہوگا، صاف پانی کا نظام ہوگا، پانی کو باہر نکالنے کا نظام ہوگا، گندے پانی کو کیسے لے کے جانا ہے، بارش آئے گی تو پانی کو سٹور کیسے کرنا. یہ تمام چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں یورپ میں ہوتی ہے. اور یہی نظام مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شہروں میں تو انہوں نے لاہور کو، ساہیوال کو، سرگودا کو، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، راجن پور کو تو آپ نے پنجاب لاہور بنتے دیکھ لیا. لیکن اب جو گاؤں ہیں وہ گاؤں بھی مثالی گاؤں جب بنیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے شہر کا، کہ جو لوگ گاؤں سے آتے تھے نا سہولیات کے چکر میں، اب لوگ واپس گاؤں کو جائیں گے. یار ساڈا تو پنڈ ہی ایڈا سوہنا بن گیا، لاہور ورگا، لاہور رہن دی کیڑی دیر ہے، گھنٹے دا راہ ہے، گھنٹہ جان تے لگدا، گھنٹہ آن تے لگدا، اسی پنڈ ہی ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جن میں میرے جیسے لوگ بھی شامل ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.